झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। सत्ता पक्ष या यूँ कहें कि इंडिया गठबंधन जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र मुख्यमंत्री तक को बदल चुका है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी लगातार इस ओर कदम बढ़ाती चली जा रही है। बीते 10 से 15 दिनों के अंदर अगर देखें तो झारखंड बीजेपी के सहप्रभारी प्रभारियों का लगातार जो है दौरा लगा हुआ है। झारखंड में आकर के वो प्लान कर रहे हैं। इसी क्रम में शिवराज सिंह चौहान जो झारखंड बीजेपी के नए प्रभारी बनाए गए हैं, वो गुरुवार देर शाम जो है वो रांची पहुंचे और 2 दिवसीय अपने प्रवास के दौरान लगातार कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बातचीत की, मीटिंग की, तमाम बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के यहाँ खाना खाया। आज भी वो उन्होंने ओरमांझी में बूथ स्तर के कार्यकर्ता के यहाँ भोजन किया। उसके बाद वो रामगढ़ गए और रामगढ़ में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की और विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर अपना मंत्र दिया। उन्होंने साफ तौर पर 2 बातें कही। पहली बात कि राज्य में जो सरकार चल रही है वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और इस भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने का काम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को करना है। शिवराज सिंह चौहान ने दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है वो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को बताई कि किस तरह से जो एक उत्साह का संचरण हुआ है लोकसभा चुनाव में, उस उत्साह को बरकरार ही नहीं रखना है बल्कि उस उत्साह में और बढ़ोतरी करनी है। शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश कार्यालय में बैठक भी की, तमाम पदाधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी बातचीत की और अंततः वो वापस दिल्ली लौट गए। बार बार चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी का झारखंड बीजेपी में जिस तरह से दौरा हो रहा है, ये बताता है कि भले ही पार्टी ऊपर से कुछ भी दिखाए, लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद केंद्रीय नेतृत्व चिंतित है और इसी कारण लगातार अपने केंद्रीय नेतृत्व अपने नेताओं को भेजकर यहाँ पार्टी में एक उत्साह का संचरण करने का विचार रखता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज 5वें दिन की कार्रवाई हंगामेदार रही। जल जीवन मिशन को लेकर आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने जोरदार तरीके से मामले उठाए और हर जगह के ये मामले सामने आ रहे हैं कि जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार हुआ है या काम में लापरवाही हुई है या व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं, कहीं ठेकेदार का पेमेंट नहीं हुआ है। लिहाजा लोगों को जो नल से पेयजल उपलब्ध कराने की जो केंद्र सरकार की योजना थी उसमें मध्य प्रदेश में क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, जिसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने साफ तौर पर कहा है कि इसमें जो भी भ्रष्टाचार करेगा, जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पर इस मामले में कलेक्टर को निर्देश देने जा रही है सरकार कि अब हर कलेक्टर अपने यहाँ हर माह बैठक करके समीक्षा करेगा जल जीवन मिशन की कि पेयजल में कितना सुधार हुआ है या ये योजना कहाँ तक बढ़ी है। कई जगह ये भी देखने में आ रहा है कि ठेकेदार को पेमेंट नहीं होने के कारण कई जगह योजना अधूरी पड़ी है। लिहाजा 2024 तक का लक्ष्य था इस जल जीवन मिशन को लेकर, वो अब तक अधूरा रह चुका है और उसको लेकर आज सदन में तमाम हंगामा भी विपक्ष ने किया और सदन से वॉकआउट भी किया। विपक्ष का सीधा सीधा आरोप है कि पूर्ववर्ती सरकार यानी शिवराज सरकार में इस योजना में जमकर घपले घोटाले हुए हैं, जिसकी जांच विपक्ष अब चाहता है। देखना यह है कि अब इसमें सरकार आगे क्या एक्शन लेती है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग को लेकर याचिकाकर्ता ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है और कहा है कि मामला काफी गंभीर है, लिहाजा 8 जुलाई को उनकी याचिका पर सुनवाई कर ली जाए। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि इस पूरी घटना की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन करे और वह कमेटी इस मामले की जांच करे। याचिका में यह भी कहा गया है कि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश जारी करे ताकि
कभी भी इस तरीके की घटना दोबारा भविष्य में न घट सके। जो तीसरी मांग है उसमें कहा गया है कि घटना स्थल पर मेडिकल सुविधा मौजूद थी या नहीं, इसको लेकर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगा जाए। वहीं दूसरी ओर इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी एक लेटर पिटीशन दायर की गई है, जिस पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। हालांकि उस लेटर पिटीशन में कहा गया है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई या एसआईटी से कराया जाए, और साथ ही यह भी कहा गया है कि घटना के बाद जो घायल हुए हैं या जो मौत हो गए हैं इस भगदड़ में जिनकी, उनके परिजनों को उचित मुआवजा देने का हाई कोर्ट आदेश दे। अब देखना होगा विशाल तिवारी के ओर से भेजे गए लेटर के बाद मुख्य न्यायाधीश इस याचिका पर कब सुनवाई करते हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ गोपाल कृष्ण। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी के 28वें स्थापना दिवस के मौके पर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। तेजस्वी यादव ने केंद्र और राज्य की सरकार पर जमकर हमला बोला। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा कि अगस्त तक सरकार गिर जाने की पूरी संभावना है। वहीं नीतीश कुमार को आरक्षण के मुद्दे पर जमकर घेरा और विशेष राज्य के दर्जे को लेकर नीतीश कुमार को जमकर कोसा। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि अब राज्य और केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, इसके बावजूद नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जे की मांग किस बात को लेकर कर रहे हैं। उन्हें मांगना नहीं, लेना है। यदि केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा नहीं देती है तो उन्हें सरकार गिरा देना चाहिए, लेकिन उनकी ऐसी मंशा नहीं है। वहीं आरक्षण के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए हम लोगों ने जो प्रस्ताव दिया था उसके तहत नीतीश कुमार आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मतलब साफ है कि उनकी भी मंशा बीजेपी की तरह आरक्षण विरोधी है और ऐसी स्थिति में हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। कुल मिलाके तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला और साफ तौर पे कहा कि 15 अगस्त से वो जनता के बीच जाएंगे और जनता के बीच जाकर अलख जगाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछले बार हम 0 सीट पर थे और बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आए थे। इस बार हम लोकसभा में 4 सीट जीते हैं। ऐसी स्थिति में बिहार में आरजेडी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। इसी कॉन्फिडेंस के साथ अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को तेजस्वी यादव ने संदेश दिया और साफ तौर पे कहा कि जनता के बीच जाकर अलख जगाए और जनता की सुने, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में आरजेडी पूर्ण बहुमत की सरकार बना सके। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। हाल ही में हुए आम चुनाव के बाद गुजरात भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय कार्यकारिणी का आयोजन गुजरात के बोटाद जिले के सारंगपुर में आयोजन किया गया है। इसमें पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने बड़ा बयान दिया है। CR पाटिल ने कहा है कि पार्टी का नियम है कि एक व्यक्ति एक पद पर आसीन होता है। ऐसे में वह पार्टी नेतृत्व से अपील करते हैं कि उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए और ऐसे किसी शख्स को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए जो तमाम अधिकारियों को साथ लेकर चले। प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में इस समय 2 नाम चर्चा में हैं, जिसमें एक सहकारिता मंत्री जगदीश विश्वकर्मा और सूरत से विधायक पूर्णेश मोदी का नाम भी चर्चा में है। समझाया जा रहा है कि इन दोनों में से किसी भी एक शख्स के नाम पर सहमति बन सकती है। 1300 पदाधिकारियों की मौजूदगी में गुजरात बीजेपी ने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बोटाद जिले के सारंगपुर में आयोजित की गई। स्वामीनारायण मंदिर में आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय राज्य मंत्री नीमूबेन बामनिया समेत करीब 1300 पदाधिकारी मौजूद रहे। बीजेपी की इस कार्यकारिणी की बैठक के बाद संगठन में बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है। गुजरात बीजेपी के नए प्रदेश प्रमुख की नियुक्ति को लेकर भी यहां पर रास्ता साफ हो सकता है। लंबे समय से राज्य सरकार में बदलाव की अटकलें लग रही हैं, लेकिन हर बार इसकी डेडलाइन बढ़ती आई है और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले
वाले समय में पार्टी में भी बदलाव होगा और सरकार में भी बदलाव होने की संभावनाएं हैं। नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, उसके लिए कांग्रेस से निपटने के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि हाल ही में कांग्रेस ने राज्य में सेंध लगाई है और आने वाले समय में राहुल गांधी भी यह बयान दे चुके हैं कि वह गुजरात में कांग्रेस को सत्ता में लाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। इन तमाम अटकलों के बीच नए प्रदेश अध्यक्ष को कांग्रेस से निपटना भी एक चुनौती होगा। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। बिहार में पुल पुलिया गिरने को लेकर के सियासी बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जदयू जहां 1.5 साल के कार्यकाल जो तेजस्वी यादव का है उस पे आरोप लगा रही है कि तेजस्वी यादव जो है इस विभाग के मंत्री थे तो वो जवाब देंगे और जांच होगी, पता चलेगा, कार्रवाई होगी दोषियों पे। तो दूसरी तरफ आज तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये जो विभाग है मेरे पास था ज़रूर, लेकिन मेरे महागठबंधन की सरकार बनने के बाद 6-8 महीने मुझे इस विभाग में पैसा लाने में लग गया। उसके बाद टेंडर की प्रक्रिया जो है अब शुरू हुई होगी और अब जो है पुल पुलिया बनना शुरू हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो पुल पुलिया गिर रहे हैं वो जदयू के कार्यकाल के हैं और ये विभाग जो है जदयू के पास ही रहा है और 17 से 16 साल 17 साल जदयू एनडीए का कार्यकाल रहा है, शासन चलाए हैं लोग। तो वो जवाब दें कि कैसे पुल पुलिया गिर रहा है। 18 महीने जब हम मंत्री रहे तो विभाग के पास तो पैसा ही नहीं था। 6 से 8 महीने तो विभाग में पैसा लाने में लगा और अब तक तो हम लोगों ने केवल पुल ही सैंक्शन किए थे और जो हम लोगों के कार्यकाल का जो 18 महीने तो अब बनना शुरू हुआ ही होगा या टेंडर की प्रक्रिया में होगी। लेकिन 18 महीने के अलावा 17 साल तक 18 साल तक जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण विभाग रहा, ग्रामीण कार्य विभाग रहा और ये सारे पुलें वही हैं जो गिर रही हैं, जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का है। एक दूसरे के तरफ से लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां अशोक चौधरी ने भी कहा कि 1-1.5 साल बनाम 20 दिन, उस पर जवाब तेजस्वी यादव देंगे क्योंकि ये जो विभाग था तेजस्वी यादव के पास था। हालांकि सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि मेंटेनेंस पॉलिसी लाई जाएगी और ठेकेदारों के ऊपर FIR किया जाएगा। हालांकि FIR का प्रोविज़न नहीं है, लेकिन सरकारी धन का जो दुरुपयोग के मामले में ठेकेदारों के ऊपर FIR किया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात है कब तक ये प्रक्रियाएँ जो है पूरी होंगी, क्या सरकार कुछ जो है कार्रवाई करती है या नहीं करती है, कुछ एक्शन लेती है या फिर बयानबाजियों का दौर चलता रहेगा। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। बजट अनुदान मांगों को लेकर आज एक बार फिर सदन में हंगामा हुआ। दरअसल सत्ता पक्ष ने कल बजट पर सामान्य चर्चा की थी और लगभग 9 घंटे उस चर्चा चलती रही थी और ये चर्चा रात को 10 बजे तक सदन चलता रहा था, चर्चा हुई थी। आज फिर अलग अलग विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा होनी थी, जिसको लेकर कैलाश विजयवर्गीय जो संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने प्रस्ताव किया विधानसभा में कि अब चर्चा इतनी लंबी हो चुकी है कल, तो अब विभागवार चर्चा का कोई औचित्य नहीं रह जाता, लिहाजा सभी विभागों को चर्चा एक साथ हो जानी चाहिए, जिसका विपक्ष ने विरोध किया और लगातार हर विभाग की अलग अलग चर्चा की मांग की। मगर शोर शराबे के बीच वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सभी विभागों की अनुदान मांगों को पेश कर दिया है और अब विनियोग पर चर्चा हुई है। अलग अलग जो विभागवार चर्चा होनी थी उससे नहीं होने से विपक्ष खासा नाराज है और इसको लेकर विपक्ष का जबरदस्त हंगामा भी देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष के टकराव के बीच अलग अलग विभागों के जो अनुदान मांगे थी वो एक साथ पेश कर दी गई हैं। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। राज्य में सत्ता संभालने के बाद हेमंत सोरेन नए और बदले हुए तेवर में नजर आ रहे हैं। खास करके हिंदुत्व के मामले पर कहीं न कहीं हेमंत सोरेन का मिजाज बदला सा नजर आ रहा है। कल भी पीआरडी की जो साइट है या पीआरडी का जो वेबसाइट व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप पर जिस तरह की तस्वीरें आई, वो तस्वीरें तो साफ बता रही थी कि कहीं न कहीं अब इंडिया गठबंधन का ये झारखंडी बड़ा भाई हिंदुत्व की तरफ अपने आप को मोड़ता हुआ दिख रहा है।
कल भी मुख्यमंत्री आवास में जो मंदिर है उस मंदिर में भगवान शिव की उन्होंने पत्नी के साथ कल्पना सोरेन के साथ पूजा की, हनुमान जी का दर्शन किया। इसके साथ ही जब वो सचिवालय में देखे गए तो पीछे गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा भी दिखाई दी। इतना ही नहीं, लगातार जेल से निकलने के बाद जब जब हेमंत सोरेन अपने हाथ को ऊपर करते हैं तो उनके हाथ में मोटा जो पूजा का धागा होता है वो बंधा हुआ दिखाई देता है। जाहिर है हिंदुत्व का कार्ड जो है, जिस तरह से बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगता रहा है कि बीजेपी हिंदुत्व कार्ड के भरोसे विधानसभा के चुनाव में जाती है, तो उसका जवाब के रूप में कहीं न कहीं हेमंत सोरेन ने अपने आवरण में, आचरण में बदलाव लाया है। अब ये बदलाव जो है वो विधानसभा चुनाव में उनको लाभ कितना दिला पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। मुंबई में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है क्योंकि मौसम ने करवट बदल लिया है। 4 दिनों से मुंबई में अच्छी खासी बारिश हो रही है और आज भी मुंबई के कई हिस्सों में बारिश हुई है। वहीं आईएमडी की तरफ से जानकारी दी गई है कि आने वाले वक्त में मुंबई में और महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में अच्छी बारिश होगी। 5 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक जो बारिश का सिलसिला है वो जारी रहेगा, लेकिन भारी से भारी बारिश की जो संभावना है वो जताई गई है। वहीं मौसम विभाग ने मुंबई समेत ठाणे और पालघर जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। पुणे और कोल्हापुर इलाकों में भी भारी से भारी बारिश हो सकती है। चंद्रपुर, गढ़चिरौली, वर्धा, यवतमाल जिलों में तूफान के साथ बारिश की जो चेतावनी है वो जारी की गई है और वहां पर अलर्ट भी आईएमडी की तरफ से जारी किया गया है। जुलाई में सामान्य से 106% ज्यादा बारिश होने की उम्मीद है। विदर्भ और मराठावाड़ा के कुछ हिस्सों को छोड़कर राज्य के बाकी हिस्सों में औसत से ज्यादा बारिश होने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। ऐसे में जिस तरीके से फिर चाहे वो मुंबई हो या महाराष्ट्र का बाकी हिस्सा हो, वहां पर लोगों को पानी के किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है और जिस तरीके से भीषण गर्मी महाराष्ट्र में पड़ रहा था उससे भी लोगों को राहत मिलता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आईएमडी की तरफ से जिस तरीके से उम्मीद जताई गई थी कि जून महीने में ज्यादा बारिश होगी और ऐसा नहीं हुआ और अभी जुलाई का महीना चल रहा है, इस महीने में ज्यादा बारिश होने की जो संभावना है वो जताई गई है। ऐसे में ये देखना होगा कि जिस तरीके से मुंबई के 7 डैम पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं और महाराष्ट्र में मुंबई में पानी की किल्लत है, उससे लोगों को कितनी राहत मिलेगी। कैमरामैन बाला के साथ में अंशुल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। 1 साल पहले दिल्ली की बारिश में इतनी ज़्यादा बाढ़ आ गई थी कि दिल्ली काफ़ी कुछ डूब गई थी, जिसमें यमुना किनारे खास तौर पर जो इलाके थे वह सभी बाढ़ग्रस्त हो गए थे, जिसमें लाल किला तक डूब गया था। इसके अलावा बापू की समाधि तक पानी पहुंच गया था, मुख्यमंत्री आवास के नज़दीक तक पानी पहुंच गया था। इसको देखते हुए आज दिल्ली सरकार ने सचिवालय में एक बैठक की, जिसमें अपेक्स कमेटी की बैठक में सभी विभागों के लोग शामिल हुए। एनडीआरएफ के भी जिम्मेदारों ने हिस्सा लिया और एक रणनीति बनाई गई कि किसी भी सूरत में यदि हथनी कुंड या आगे के बांधों से पानी छोड़ा जाता है तो इन स्थितियों में किसी भी सूरत में दिल्ली में बाढ़ की स्थिति भयावह ना होने पाए, यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर ना हो और ऐसे में यदि कुछ होता भी है तो बचाव के क्या कुछ रास्ते होंगे, इसको लेकर के पूरा एक खाका तैयार किया गया है। अब जो रणनीति बनी है उसके मुताबिक दिल्ली में एक कंट्रोल रूम बना दिया गया है, जिसमें सभी विभागों के लोग शामिल होंगे, बैठे रहेंगे, लगातार निगरानी करेंगे और अगर कहीं भी ज़रूरत हुई तो तुरंत राहत के कार्य शुरू किए जाएंगे। फिलहाल एहतियातन हर साल की तरह बारिश आने पर जो बाढ़ के लिए अस्थायी कैंप बनाए जाते थे, यमुना के जो कटरी के इलाकों में जो लोग रहते थे उनके रहने के लिए अस्थायी कैंप बना दिए गए हैं। उन लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, आने वाले समय में और तेज़ी से शिफ्ट किए जाएंगे। ये कैंप कई जगह काम करेंगे और यहाँ पर लोगों को अस्थायी तौर पर रखा जाएगा। बाढ़ जैसी स्थिति ना हो इसके लिए आईटीओ के पास जो चैनल ब्लॉक हो गए थे उनको पिछले ही दिनों दिल्ली सरकार ने कटवा कर फिर से उनको पूरा बनवाया था, ताकि किसी भी सूरत में जाम चैनलों की वजह से पानी की रुकावट ना आ सके, यानी कि पानी को आगे के लिए छोड़ा जा सके। पिछले साल दिल्ली में ज़्यादा बाढ़ की वजह ये भी बताया गया था कि आईटीओ के पास जो चैनल थे वो जाम हो गए थे और उन चैनल की निगरानी यानी कि कंट्रोलिंग पूरी तरह से हरियाणा सरकार करती थी। अब
जबकि बारिश सर पर है और एक दिन की बारिश ने दिल्ली में बाढ़ की जैसी स्थिति लाके खड़ी कर दी थी, तो ऐसे में सभी एहतियातन कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन मधुर कंथोला के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। दिल्ली शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 17 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल न तो भगोड़ा हैं और न ही आतंकवादी हैं। उन्होंने अभी कहा कि जिस दिन ईडी के मामले में निचली अदालत से जमानत मिली, उसके बाद सीबीआई ने इन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया है। यह मामला 2022 का है। 2023 में उनसे पूछताछ की गई थी, उन्होंने जांच में सहयोग किया था। उसके बावजूद भी गवाह से कब सीबीआई ने आरोपी बना दिया, इसकी जानकारी सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को नहीं दिया है। साथ ही यह भी कहा गया कि यहां पर धारा 41 का उल्लंघन हुआ है, लिहाजा इन्हें जमानत मिलनी चाहिए। अब देखना होगा जब दिल्ली हाईकोर्ट के नोटिस का सीबीआई जवाब देगी, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वकील की क्या दलीलें होती है और उसके बाद कोर्ट का क्या आदेश आता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ गोपाल कृष्ण। हाथरस दुर्घटना के बाद राहुल गांधी ने आज सुबह हाथरस दुर्घटना में मृत लोगों के परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने उनके दुख को जाना, साथ ही साथ हाथरस पीड़ित जो लोग थे, जिनके परिवार के लोग उस दुर्घटना में मारे गए, मृत्यु हुई जिनकी, उनके लोग राहुल गांधी से लिपट कर रोने लगे। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता आपके साथ है, मैं आपकी बात को संसद में उठाऊंगा और इस मामले में आपको पूरा न्याय मिलेगा। देखना होगा कि हाथरस दुर्घटना के शिकार लोगों के परिवारों को न्याय कब तक मिलता है। कैमरामैन रमेश के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस।